केमिस्ट्री चैप्टर 3 क्लास 9 स्टार्ट करते हैं। अब देखो थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं, एटम्स की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। महर्षि कन्नड़ एक साइंटिस्ट थे इंडिया के अंदर। 500 बिफोर क्राइस्ट से पहले के टाइम पे वो एग्जिस्ट करते थे। उन्होंने एक आइडिया दिया था कि जो सबसे छोटी इनडिविजिबल पार्टिकल होता है ना, उसे हम परमाणु बोलते हैं और उसी को हम एटम बोलने लगे धीरे धीरे। कुल मिला के क्या बोलना चाह रहा है, मतलब मान लो ये मेरी चौक है तो इसके मैं अगर सबसे छोटा पार्टिकल अगर निकालूंगी विच इज़ नॉट डिविजिबल, जिसके मैं और टुकड़े नहीं कर सकती, तो उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम नाम देंगे परमाणु। ठीक है। अब ऐसा ही कि डेमोक्रेटिस जो ग्रीस में रहने वाला था अराउंड 400 बीसी, मतलब महर्षि कन्नड़ के 100 सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स के बाद में इन्होंने डेमोक्रेटिस ने बोला था कि मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल। मैटर को आप छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हो जब तक कि एक अनडिविजिबल यूनिट नहीं आ जाए, और उसी को हम एटम बोलते, मतलब अपनी भाषा में सेम चीज़ बोली उसने। ठीक है। तो अब ये कुछ हिस्ट्री के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला था कि एटम एग्जिस्ट करता है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब केमिकल कॉम्बिनेशन के कुछ दो लॉ पढ़ते हैं। सबसे पहले एंटियन लेवोइजर, फ्रेंच में रहने वाला, लेट 18 सेंचुरी में उसने एक लॉ बनाया था जिसका नाम था कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड, आप मैटर को कभी क्रिएट नहीं कर सकते हो, ना कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब ना कभी क्रिएट होता है मैटर, ना कभी डिस्ट्रॉय होता है, बस इसकी फॉर्म चेंज होती है। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये इसकी क्या होती है, इसकी फॉर्म चेंज होती है बस। तो मैटर को आप कभी क्रिएट नहीं कर सकते, कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका रूप बदल सकता है पर आप इसका जन्म नहीं होता है, इसका मरण नहीं होता है, ये सिर्फ इसका फॉर्म चेंज हो सकता है। इसी को सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो कभी भी कोई सब्सटेंस है और उसका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर किसी सब्सटेंस का केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसका जो पहले का मास है और बाद का मास है वो सेम रहेगा। मास मतलब उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो सेम रहेंगे। ठीक है। इनके फिजिकल स्टेट चेंज हो सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है, पर टोटल मास जो होगा वो क्या होगा, वो हमेशा सेम रहेगा। ये पहला लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का। तो कुल मिला के समराइज करके बोले तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बरोबर होगा। अब इसके आगे नेक्स्ट जोसेफ प्रॉस ने क्या बोला था, फ्रेंच के अंदर रहने वाला, लेट 18 सेंचुरी में 1779 के आसपास इसने ये चीज़ बोली थी कि इस्टेब्लिश द लॉ ऑफ डेफिनेट कांस्टेंट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन भी नाम है और कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी नाम है उस लॉ का। ये किसने दिया है, जोसेफ प्रॉस ने। इसमें क्या लिखा गया है कि अ गिवन कंपाउंड कंटेन द सेम एलिमेंट इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। मतलब एक पर्टिकुलर कंपाउंड है, जैसे मान लो सबसे इजी एग्जांपल पानी है। ठीक है। उसके अंदर के एलिमेंट्स जो होंगे ना वो हमेशा फिक्स रेशियो में एग्जिस्ट करेंगे बाय मास। मतलब जैसे मान लो हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम का है तो ऑक्सीजन हमेशा 8 ग्राम में आएगा, और चाहे तुम पानी कहीं से भी ले लो, इनका जो रेशियो होगा ना वो हमेशा सेम रहेगा। अब ग्राम तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, इनकी यूनिट कुछ और होती है। इन सिंपल टर्म्स इसी के मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फिर से छोटी मतलब इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता है। नो मैटर हाउ कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड, आप कंपाउंड को कैसे भी बना दो, चाहे आप लेक से लेके आ जाओ, चाहे आप पानी को बॉईल करो, चाहे आप समुद्र से ओशियन से लेके आ जाओ, चाहे बारिश का पानी लेके आ जाओ, कैसा भी पानी लाओ, इनका रेशियो जो होगा मासेस ऑफ कांस्टेंट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का जो रेशियो होगा मासेस का वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल वाटर और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो था 1:8, तो पानी चाहे तुम कहीं से भी लाओ, इनका रेशियो 1:8 ही रहेगा। इसे क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके बाद में जॉन डाल्टन ने कुछ एटॉमिक थ्योरी दी थी। ठीक है।
इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वो तुम्हें सीरीज में याद रखना है, नंबर वाइज याद रखना है, ठीक है। जैसे है ना, क्वेश्चन में डायरेक्ट थर्ड पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पूछ लेता है, फिफ्थ पोस्टुलेट पूछ लेता है, तो तुम्हें एग्जैक्ट वही पोस्टुलेट लिखना पड़ेगा वहाँ पे। ऑल मैटर इज कम्पोज ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जिसे एटम बोला जाता है। अब वो ना, अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, उसी चीज़ को वो अपनी थ्योरी में दे रहा है समराइज करके, कि जो सबसे छोटी चीज़ होती है किसी भी पार्टिकल की, इसे हम एटम बोलते हैं। जो एटम होते हैं सेम एलिमेंट का वो सेम दिखते हैं, और जो अलग अलग एलिमेंट के एटम होते हैं वो अलग अलग दिखते हैं, ठीक है। मतलब सीधी सी चीज़ बोली है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल और एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। एटम्स जो होते हैं वो होल नंबर रेशियोज में कंबाइन होते हैं। ना व्हाट इज होल नंबर, विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड इन्फिनाइट तक चलते हैं, पर उसमें पॉइंट नहीं आता है, उसमें फ्रैक्शन नहीं आता है, ठीक है। तो ये हमेशा होल नंबर रेशियो में आते हैं, मतलब उनका मास हमेशा होल नंबर में आता है, विच इज़ नॉट ट्रू। जो इसकी लिमिटेशन भी है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एटम कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली रीअरेंज। वापस वही चीज़, इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ रीअरेंज किया जा सकता है। एटम आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, आप उससे डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो, और ये इनडिविजिबल है। अब देखो एक चीज़ सुनो, इसके कुछ पोस्टुलेट रॉन्ग हुए थे, जैसे कि एटम ऑफ सेल एलिमेंट आर आइडेंटिकल, होल नंबर रेशियो वाला और एक इनडिविजिबल वाला जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, वो तीनों चीज़ें इसकी गलत साबित हुई थी। तो इसी के हम ड्रॉबैक्स पढ़ते हैं। इनडिविजिबिलिटी ऑफ एटम, इसने बोला था कि एटम इनडिविजिबल नहीं होता है, मतलब एटम के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेकिन जे थॉमसन ने ये चीज़ साबित की थी कि उसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आप डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसी चीज़ें एग्जिस्ट होने लगी थी, मतलब डिस्कवर होने लगी थी। आइडेंटिकल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, उसने ये भी बोला था कि सेम एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है तो उसके एटम्स जो होंगे ना वो हमेशा सेम दिखेंगे, पर एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। डाइट्रियम, ट्राइट्रियम जैसी चीज़ें आने लगी, जिसकी वजह से जैसे जिसे हम आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब एक ही एलिमेंट, बट उनके जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो अलग अलग होंगे, उनका मास अलग अलग होगा, तो जिसकी वजह से ये चीज़ भी इसकी गलत साबित हो गई। All atom of same element are identical, while this is generally true for most elements, पर उसके बाद में आइसोटोप्स डिस्कवर्ड हो गए थे, विच आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन, 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 तीन तरह के हाइड्रोजन है, पर उनके जो न्यूट्रॉन्स है और उनका जो मास है वो अलग अलग है, जिसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है और वो सेम नहीं दिखते फिर। सिंपल होल नंबर रेशियो, इसने ये भी बोला था कि ज़ीरो से लेके इन्फिनाइट तक जाता है, बट डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं आते इनके मास में, मतलब इनके रेशियो में। पर हुआ ये कि कुछ एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो वो परसेंट, उनका जो परसेंटेज होता है वो पॉइंट में आता है, जैसे 0.05 अलॉय का बताया इन्होंने, जिसमें आयरन 0.05 में आ रहा है, कार्बन 1.5% में आ रहा है। सॉरी, आयरन और कार्बन का जो रेशियो है ना वो होल नंबर रेशियो नहीं है। अब इसके बाद में समराइज करके एटम होता क्या है इसको डिफाइन करते हैं। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, जो किसी केमिकल रिएक्शन में जाता है और केमिकल रिएक्शन में जाके कुछ चेंजेस करता है। वो बहुत 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 ज़्यादा छोटा होता है साइज में। जो साइज़ होती है ना वो रेडियस, क्योंकि सर्कल के फॉर्म में हम देखते हैं एटम को, तो रेडियस से पता चलता है, जिसे हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। एटॉमिक रेडियस इज मेजर इन नैनोमीटर, नैनोमीटर में मेज़र किया जाता है, और तुम्हें पता ही होगा कि एक नैनोमीटर 10⁻1/10⁹ मीटर के बराबर होता है। ठीक। अब सिंबल्स की बात करते हैं। डल्टन ने कुछ सिंबल्स भी दिए थे, पर इन्होंने क्या किया था, सिंपल शेप्स के फॉर्म में दिए थे, जनरली सर्कल्स और ओवल्स के फॉर्म में दिए थे, और उनको अलग अलग मार्क्स दे दिए थे, जैसे मतलब डॉट दे दिया या फिल्ड कर दिया उसे। अ, अब ये जो होता था ना, ये नॉर्मली एलिमेंट्स होते हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होते थे, मतलब सिंबल्स जो होते थे ना वो उनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होते थे।
अब मान लो तुम 9th क्लास में आए, तुम्हें अगर ये सब सिंबल्स याद करने पड़ते हैं तो तुम्हें इनकी प्रॉपर्टी भी याद करनी पड़ती, हर एक एलिमेंट की, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता। ठीक है। तो अब डेल्टन सिंबल हेल्प केमिस्ट कम्युनिकेट आइडियाज एंड अंडरस्टैंड केमिकल रिएक्शन मोर इफेक्टिवली। इनके सिंबल्स ने हेल्प तो किया इनकी प्रॉपर्टी वगैरह याद करने में वगैरह, बट ये सिंबल्स जो होते थे ना, वो सिंपलर सिंबल्स से रिप्लेस हो गए। तो अब वो सिंपलर सिंबल्स क्या है, जिसे हम मॉडर्न सिंबल्स बोलते हैं। जे जे बर्जीलियस ने एक, किसने किया था, जे जे बर्जीलियस ने फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर कभी कभी किसी भी एलिमेंट के नाम का उनको सिंबल का दे दिया, ताकि है ना कोई कंफ्यूजन हो ही नहीं। जैसे हाइड्रोजन है तो एच, कार्बन है तो सी। तो इससे क्या होगा, सिंबल्स याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। अब IUPAC, IUPAC एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक बॉडी है। उन्होंने इस नेम को अप्रूव किया था और उनकी यूनिट्स को भी अप्रूव किया था। अब इसके फीचर्स क्या है, 1 और 2 लेटर्स को यूज़ करते हैं स्टार्टिंग के। कैपिटलाइजेशन, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा, सेकेंड लेटर हमेशा स्मॉल होगा। यूनिवर्सैलिटी, दुनिया भर में कहीं पे भी चले जाओ ये सिंबल्स यूज़ होते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज से लिया गया। जैसे सोडियम है, सोडियम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं, पर इसे नेट्रियम बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज में। लैटिन कौन सी लैंग्वेज है, साइंटिफिक लैंग्वेज है। ठीक है। पर इसका एक नाम NA दिया गया, लैटिन पे दिया गया, ना कि इंग्लिश वाले वर्ड पे। पोटेशियम भी है, सेम कैलियम नाम है ऐसा लैटिन में, जिसे के बोला जाता है। तो हम डेल्टन से मॉडर्न सिंबल्स में गए क्यों, तो इसके जाने का रीज़न क्या था, सिंप्लिसिटी। इसको लिखना बहुत ईजी है, कौन बैठे बैठे ड्राइंग करेगा केमिकल रिएक्शन बनाने के लिए। स्टैंडर्डाइजेशन, इसको कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हो, और राइटिंग और इक्वेशन फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है ये तरीका। अब थोड़ा सा पार्ट रहा है लगभग यहाँ तक, जिसे हम पार्ट सेकंड में कंप्लीट करेंगे।